गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। हैदराबाद में निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की गिरफ्तारी और फिर जमानत के बाद भी तनाव बना हुआ है। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए उनके बयान के बाद वहां माहौल गर्म हो गया था। हालांकि नुपुर शर्मा प्रकरण में सरकार को जिस तरह की असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ा था, उसके मद्देनज़र बीजेपी ने इस बार कार्रवाई में पूरी तत्परता दिखाई। विधायक के विवादित बयान की खबर आते ही उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इस कड़ी प्रतिक्रिया का संदेश समझते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। उनके बयान वाला वीडियो भी वापस ले लिया गया। हैदराबाद पुलिस के रुख की भी तारीफ की जानी चाहिए। उसने न केवल विधायक टी राजा को अविलंब गिरफ्तार कर लिया, बल्कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो न होने देने की धमकियों को भी बेअसर कर दिया। इसके बावजूद कई सवाल हैं जो परेशान करते हैं। नुपुर शर्मा प्रकरण का हश्र देख लेने के बाद बीजेपी विधायक टी राजा की ओर से वैसा ही बयान आना बताता है कि पार्टी अपने अंदर के फ्रिंज एलिमेंट पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा पाई है। दूसरी तरफ हैदराबाद पुलिस ने मुनव्वर फारूकी का शो भले शांतिपूर्वक सुनिश्चित करवा लिया हो, इसे इस बात की गारंटी नहीं माना जा सकता कि तेलंगाना या हैदराबाद में नागरिकों का अभिव्यक्ति का संवैधानिक अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में अब अभिव्यक्ति की आज़ादी इस बात से तय होने लगी है कि कहाँ किस पार्टी का शासन है और उसकी कैसी विचारधारा है। मुंबई और बेंगलुरु में मुनव्वर फारूकी के शो बार बार कैंसिल किए गए और आखिरकार उसका आयोजन नहीं होने दिया गया। समझना होगा कि दुनिया भर में स्टैंड अप कॉमेडी का कंटेंट पॉलिटिकल ही होता है। तानाशाही शासन करने वाले देशों में भी, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कहीं इसे होने ही नहीं दिया जाता तो कहीं इसके लिए पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है। और बात सिर्फ कॉमेडी की नहीं है, इसकी जगह फिल्म स्क्रीनिंग या पेंटिंग एग्जीबिशन या बुक रीडिंग, किसी भी आर्ट फॉर्म की बात करें, सबके साथ वैसा ही रिस्क जुड़ा हुआ है। कोई नहीं जानता कि कब किस बात से किसकी भावनाएं आहत हो जाएंगी और आयोजन खतरे में पड़ जाएगा। यह परसेप्शन देश के अंदर की रचनात्मक संभावनाओं को किस कदर बाधित कर रहा है, यह तो बड़ा सवाल है ही। इस वजह से दुनिया भर में हमारी छवि कैसी बन रही है और उससे सॉफ्ट पावर किस तरह से प्रभावित हो रही है, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन लगता नहीं कि हमारे नेताओं को इन बातों की ज़्यादा परवाह है। केंद्र सहित अकेले सबसे ज़्यादा राज्यों की सत्ता में होने के कारण बीजेपी का लगातार चर्चा में बने रहना स्वाभाविक है। हालांकि बीजेपी और संघ सत्ता में रहे न रहे, विचारधारा और व्यवहार के स्तर पर
लगातार सक्रियता के कारण कभी चर्चा से बाहर नहीं होते, लेकिन पिछले कुछ समय से बीजेपी की चर्चा दूसरे सरकारों को अस्थिर करने के आरोपों के कारण भी हो रही है। इस संदर्भ में हाल की 3 घटनाएं सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं। पहली, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि उनके पास बीजेपी से ऑफर आया था, आप सरकार गिराकर हमारी पार्टी में आ जाइए तो आपके सारे केस हट जाएंगे। दूसरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाते हुए यही आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को तोड़ने और ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही थी। तीसरी, महाराष्ट्र के शिवसेना के ज़्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में टूटकर बीजेपी के साथ चले गए और आज वहां इनके गठबंधन की सरकार है। विरोधी इसे ऑपरेशन लोटस का नाम देते हैं। बीजेपी पर आरोप ऊपर की 3 घटनाओं तक सीमित नहीं है। 2019 में कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार और 2020 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के गिरने को लेकर भी पार्टी पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने और उन्हें सेंट्रल एजेंसियों का डर दिखाने जैसे आरोप लगाए जाते हैं। प्रश्न है कि क्या वाकई बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं वे सच हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करें। पिछले विधानसभा चुनावों में यहां आपने 70 में से 62 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। क्या केवल 8 सीटें जीतने वाली पार्टी इतनी भारी संख्या में विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बना सकती है? आम आदमी पार्टी का आरोप यह भी है कि हर विधायक को 5-5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के बाद भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि देश में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहा है, लेकिन सीबीआई और ईडी के जरिए सरकार बनाई या गिराई जाने लगे, यह आरोप गले उतरना संभव नहीं। ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जिस समय कांग्रेस नेतृत्व ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की इच्छाओं को दरकिनार कर कमलनाथ के हाथों में सत्ता सौंपी, उसी समय विद्रोह सुनिश्चित हो गया था। इन दोनों राज्यों के बारे में कुछ और तथ्यों को याद कर लेने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में 2018 विधानसभा चुनाव में 230 सीटों में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, यानी दोनों पार्टियों में केवल 5 सीटों का अंतर था। ऐसी स्थिति में असंतुष्टों के त्यागपत्र से सरकार परिवर्तन संभव था, लेकिन कांग्रेस ने सब कुछ देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को संभालने की कोशिश नहीं की। कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनावों में कुल 224 सीटों में से बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 104 सीटें जीती थी। सत्तारूढ़ कांग्रेस को केवल 78 और जनता दल सेकुलर को 37 सीटें प्राप्त हुई थी। चुनाव परिणाम आने के बाद भी येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन वे बहुमत साबित नहीं कर सके। कांग्रेस और जेडीएस एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े थे। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए सेकुलरवाद के नाम पर इन्होंने
हाथ मिलाया था और देश के सारे गैर बीजेपी दल कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में इकट्ठा हुए थे। महाराष्ट्र में भी 2019 में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को ही बहुमत मिला था। शिवसेना ने ही पाला बदलकर विरोधी कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन किया। स्टॉप।